दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों आज भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों पिछले एक साल से सरसों और रिफाइंड तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन बीते 4 महीने से कीमतों में ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। जी हां, अगर अच्छे ब्रांड की बात करें तो सरसों और रिफाइंड के दाम 200 के आंकड़े को छू चुके हैं, लेकिन सामान्य ब्रांड भी 170 और 180 से कम नहीं है। जी हां, वही राहत की बात यह है कि आज केंद्र सरकार ने तेल व्यापारियों और उनके एसोसिएशन के पदाधिकारियों की एक खास बैठक बुलाई है। उम्मीद है कि इस बैठक में तेल की कीमतें कम करने को लेकर कोई रास्ता निकाला जा सकता है। दोस्तों दिल्ली में 100 रुपए के पार पेट्रोल की कीमतों के बारे में आपने खबरें सुनी होगी, लेकिन अब पटना में भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के आसपास पहुंच गई है। यहां राजधानी पटना के प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से महज 3 पैसे की दूरी पर है। जी हां, कल प्रीमियम पेट्रोल की कीमत बढ़कर 99 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच चुकी, जबकि सामान्य पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। जी हां, दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करने के दौरान पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए कृषि उपकर की घोषणा की थी। वित्त मंत्री ने कहा था कि उत्पाद शुल्क में कटौती से उपकर की भरपाई की जाएगी और ग्राहकों पर इसका कोई बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन इस घोषणा के 4 महीने में पेट्रोल की कीमत में ही 6 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई, जबकि प्रीमियम पेट्रोल 7 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। दोस्तों अगर कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसानों के बीच समय रहते कोई बात नहीं बनी तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के दौरान किसान भाजपा के खिलाफ मतदान करने की अपील करेंगे। जी हां, यह नुस्खा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में काफी कारगर रहा है और किसानों का दावा है कि उनके विरोध के कारण ही भाजपा अपने बंगाल मिशन को कामयाब बनने से चूक गई। जी हां, किसान अब वही आजमाया हुआ नुस्खा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भी आजमाना चाहते हैं। जी हां, संयुक्त किसान मोर्चा के सभी 40 किसान संगठनों के बीच इस पर विचार विमर्श चल रहा है और जल्द ही इस पर एक राय कायम कर ली जाएगी। कांग्रेस सहित विपक्ष के बारह दलों ने किसानों के 26 मई के बुलाए काला दिवस को समर्थन देने का निर्णय लिया है। जी हां, किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के सूत्रों के मुताबिक पंजाब से जुड़े 3 शीर्ष किसान संगठन अभी से इस राय के पक्ष में है। जी लेकिन एक किसान संगठन इस निर्णय के पक्ष में नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश के एक प्रभावी किसान संगठन को छोड़कर बाकी सभी किसान संगठन अभी से इस निर्णय के पक्ष में हैं। यह माना जा रहा है कि अगर केंद्र और किसानों के बीच बात नहीं बनी तो कुछ इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी अभियान शुरू किया जा सकता है। यह किसान किसी दल विशेष को वोट देने की अपील भी नहीं करेंगे, लेकिन किसानों से भाजपा को वोट ना देने की अपील जरूर करेंगे। जी हां, किसान कहेंगे कि भाजपा को वोट मत दीजिए, बाकी किसी को भी वोट दीजिए। कई जगहों पर सभाएं आयोजित की जा सकती है, जी हां, जिसे बड़े किसान नेता संबोधित कर सकते हैं। दोस्तों कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच खाद्यान्न, खाद्य तेल, मसाला और अन्य की कीमतें भी बढ़ रही है। रसोई में अजवाइन, काली मिर्च, जीरा, लौंग, हल्दी, पोस्ता, मसाला और विभिन्न तरह के दालों की मांग सबसे ज्यादा है। यह इन सभी चीजों की कीमत बाजार में 20% तक बढ़ गई है। वहीं सरसों तेल की कीमत अब 200 रुपए प्रति लीटर के आसपास है। यह 1 साल के अंदर सरसों तेल की कीमत लगभग दुगनी हो गई है। खुदरा बाजार में सरसों तेल 180 से 195 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है। खुदरा बाजार में कुछ माह पहले ही 1100 रुपए प्रति किलो बिकने वाला पोस्ता अब 1500 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। वहीं काली मिर्च की कीमत में भी 50 रुपए प्रति किलो तक वृद्धि हुई है। इसी तरीके से 200 रुपए किलो मिलने वाला अजवाइन अब 250 रुपए किलो मिल रहा है। जी हां, हल्दी 50 एवं लाल मिर्च की कीमत 20 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गई है। दोस्तों दुनिया में ऐसे कई रहस्य से भरी पड़ी है जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। अब ऐसा भी नहीं है कि इन उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने की किसी ने कोशिश ना की हो, लेकिन शोधकर्ता जितनी बार भी इन रहस्यों के पीछे का सच जानने की कोशिश करते हैं वे उतना ही उलझ जाते हैं। जी अब अपने देश भारत को ही ले लीजिए। दुनिया इसे गांव का देश कहते हैं, लेकिन इन गांव में भी कई ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिन पर से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसा ही एक रहस्यमयी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं।
यह दरअसल कुछ ऐसी जगह हिमाचल प्रदेश में भी है। इस गांव का नाम है मलाना। यह हिमाचल की चोटियों के बीच स्थित मलाना गांव चारों तरफ से गहरी खाइयों और बर्फीले पहाड़ों से घिरे हुए है। यह करीब 1700 लोगों की आबादी वाला यह गांव सैलानियों के बीच खूब मशहूर है। इस गांव से जुड़े कई अनसुलझे सवाल हैं, जिनमें से एक ये है कि यहाँ के लोग खुद को यूनान के मशहूर राजा सिकंदर महान का वंशज बताते हैं। यह ऐसा माना जाता है कि जब सिकंदर ने हिंदुस्तान पर हमला किया था तो उसके कुछ सैनिकों ने मलाना गांव में ही पनाह ली थी और फिर वे यहीं के होकर रह गए। यहाँ के बासिंदे सिकंदर के उन्हीं सैनिकों के वंशज कहलाता है। हालांकि ये अभी तक पूरी तरीके से साबित नहीं हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिकंदर के समय की कई चीजें मलाना गांव में मिली है। यह कहा जाता है कि सिकंदर के जमाने में एक तलवार भी इसी गांव के मंदिर में रखी हुई है। ये लोग कनासी नाम की भाषा बोलते हैं जो बेहद ही रहस्यामी है, लेकिन ये उसे एक पवित्र जबान मानते हैं। इस भाषा की सबसे खास बात यह है कि यह भाषा यहाँ छोड़कर और कहीं भी नहीं बोली जाती है। इसको लेकर कई देशों में शोध हो रहे हैं। यहाँ रहने वाले बुजुर्ग बाहरी लोगों से हाथ मिलाने और फिर उन्हें छूने से भी परहेज करते हैं। अगर आप यहाँ की दुकान से कुछ सामान खरीदे तो दुकानदार आपके हाथ में देने के बजाय वहीं पर रख देता है और साथ ही वह पैसा भी अपने हाथ में लेने के बजाय उसे रख देने को कहा जाता है। इस गांव में अगर किसी बाहरी व्यक्ति ने किसी चीज को छुआ तो जुर्माना देना पड़ता है। जुर्माने की रकम 1000 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक हो सकती है। यहां तक कि बाहरी लोगों को इस गांव में मकान, दुकान या किसी स्थानीय निवास को भी छूने की मना है। तो अगर आप भी इस गांव में घूमने की इच्छा रखते हैं तो फिर इन बातों का ध्यान रखें। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत के साथ ही एक बार फिर से नेताओं के दल बदल का सिलसिला शुरू होता जा रहा है। जी हां, बंगाल विधानसभा की पूर्व डिप्टी स्पीकर सोनाली गुहा ने शनिवार को कहा था कि वे टीएमसी में वापस जाना चाहते हैं। जी हां, अब टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले 2 और नेताओं ने ममता बनर्जी के पाले में आने की बात कही है। जी हां, मालदा जिला परिषद की सदस्य सरला मुर्मू का कहना है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और वे अब वापस आना चाहती है। जी हां, उनके उत्तर दिनाजपुर से पूर्व विधायक अमोल आचार्य ने भी टीएमसी में वापसी की बात कही है। आचार्य का कहना है कि टीएमसी के सीनियर नेताओं के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई गलत है और इस वजह से वह बीजेपी छोड़ना चाहते हैं। जी हां, सरला मुर्मू को टीएमसी की ओर से विधानसभा चुनाव में हबीबपुर सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया था। हालांकि चुनाव से पहले ही उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के कहने पर बीजेपी का दामन थाम लिया था, लेकिन समीकरण उल्टे बैठे और टीएमसी ने जिले के बारे में से 8 सीटों पर जीत हासिल की। अब सरला मुर्मू ने एक बार फिर से अपनी पुरानी पार्टी में लौटने का फैसला किया है। जी और नेताओं से संपर्क साधा है। उनका कहना है कि टीएमसी छोड़ना उनकी गलती थी। सरला मुर्मू ने कहा है कि बीजेपी ज्वाइन करना मेरी गलती थी। अब जब सीएम ने पार्टी छोड़ने वाले उसे वापस आने की अपील की है तो मैं पार्टी में लौटना चाहती हूं। वहीं अमोल आचार्य की बात करें तो इस बार उन्हें नामांकन से रोक दिया गया था। इसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था, वहां भी उन्हें टिकट नहीं मिल पाया। जी हां, अब एक बार फिर से टीएमसी में वापस आने की तैयारी में है। दोस्तों, देश इस समय कोरोना के सबसे गंभीर संकट से जूझ रहा है। जी हां, लाखों लोग अस्पताल में भर्ती है। जी, किसी भी निजी अस्पताल में कोरोना का 7 से 10 दिन के इलाज का खर्चा लाखों में आ रहा है। वहीं गरीब तबके के लोगों को मुफ्त और बेहतर इलाज की सुविधा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना वरदान साबित हो रही है। जी हां, बिहार के श्रम संसाधन विभाग ने राज्य में कुल 30 लाख मजदूरों को आयुष्मान भारत से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत प्रत्येक निबंधित मजदूरों का सालाना प्रीमियम 18 रुपए की दर से चुकाया जाएगा। जी हां, विभाग के मुताबिक प्रदेश में ईंट भट्टा, होटल, ढाबे, छोटे कल कारखाने और अन्य क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों के ठेकेदार और अन्य नियोक्ताओं को अपने कामगारों का निबंधन कराना अनिवार्य है। बिहार के करीब 15 लाख मजदूर आयुष्मान भारत योजना से जुड़ गए हैं। जी हां, श्रम संसाधन विभाग की पहल पर निबंधित 14,89,000 निबंधित श्रमिकों को आयुष्मान भारत से जोड़ने का काम पूरा हो गया है। इस योजना का लाभ उन मजदूरों को मिल रहा है जो श्रम संसाधन विभाग में निबंधित है। जब पहली बार इस योजना से जुड़े मजदूरों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा लाभ मिलेगा। जब विभाग द्वारा योजना मद से मजदूरों का सालाना प्रीमियम जमा किया जाएगा। वहीं पहली किस्त के रूप में स्वास्थ्य विभाग को 117 करोड़ रुपए जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर और टीकाकरण के बीच दुनिया में यह बहस छिड़ी है कि टीका का असर कितना समय तक रहेगा। इसके आकलन में जुटे वैज्ञानिकों का दावा है कि एक बार टीका लगाने के बाद सालों तक कोरोना के गंभीर संक्रमण से बचाव हो सकता है, लेकिन संक्रमण के बचाव के लिए 1 साल के बाद एक बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है।
दोस्तों, देश के सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक में खाता रखने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। जी हाल ही में हुए मर्जर के बाद ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक के ग्राहकों की चेक बुक और IFSC कोड बदल गए हैं। तो ऐसे में ग्राहक अपनी पुरानी चेक बुक का इस्तेमाल अब 30 जून तक कर सकते हैं। बैंक की ओर से ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर किया गया है। जी हां, बैंकों के मर्जर के बाद ग्राहकों की चेक बुक और IFSC कोड बदल गए हैं, जिसकी वजह से ग्राहकों को नई चेक बुक की जरूरत है। जी हां, पंजाब नेशनल बैंक ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए बताया है कि ग्राहक बैंक की पुरानी चेक बुक का इस्तेमाल 30 जून 2021 तक कर सकते हैं। आप 30 तारीख तक नई चेक बुक बनवा लें, वरना आपको बाद में परेशानी हो सकती है। पंजाब नेशनल बैंक का कहना है कि दोनों बैंकों के ग्राहकों को जल्दी से जल्दी नई चेक बुक के लिए अप्लाई कर देने चाहिए। OBC और UNI का चेक बुक अभी भी 30 जून 2021 तक वैलिड है। इसके साथ ही बैंक ने कहा है कि OBC UNI के पहले से जारी केवल 30 जून 2021 तक मान्य रहेगा। दोस्तों, कोरोना संक्रमण से बचाव करने के लिए टीकाकरण अभियान जारी है। 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों को टीका लगवाने के लिए कोविन पोर्टल या ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। यह साथ ही रजिस्ट्रेशन के समय पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, लाइसेंस, पैन कार्ड, NPR स्मार्ट कार्ड या फिर पेंशन दस्तावेज का नंबर दर्ज कराना अनिवार्य है। हालांकि देश में कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनके पास फोटो पहचान पत्र के नाम पर कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को भी टीकाकरण अभियान से जोड़ने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की है। यह मंत्रालय ने ऐसे लोगों के ग्रुप की पहचान की है जिनके पास आमतौर पर कोई पहचान पत्र नहीं होता है। इनमें विभिन्न धर्मों के साधु संत, जेल के कैदी, वृद्धाश्रम के लोग, भिखारी, पूर्णवास कैदियों में रहने वाले लोग शामिल है। इन लोगों को बिना पहचान पत्र के भी टीका लगाए जाने की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की संख्या में लगातार कमी और कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से कुछ स्पेशल ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। पूर्व मध्य रेलवे कई ट्रेनों को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। इनमें बिहार की अलग अलग जगहों पर जाने वाली ट्रेनें भी शामिल है। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप को रोकने के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन लगाए जाने से ट्रेन से यात्रा करने वाले मुसाफिरों की संख्या में कमी आई है। यात्री की कम संख्या को देखते हुए रेलवे ने इन ट्रेनों का परिचालन बंद करने का फैसला किया है। वहीं चक्रवाती तूफान यास की आशंका को देखते हुए सुरक्षात्मक कदम उठाते हुए पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से खुलने गुजरने वाली 10 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अस्थायी तौर पर रद्द कर दिया है। दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच एक अच्छी खबर आई है। जब पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के तहत सरकार एक नई मुहिम चला रही है। इस मुहिम के तहत शहर की दीवारों पर 3D पेंटिंग कराने की तैयारी है। इसके लिए सरकार की ओर से 5 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ये 3D पेंटिंग पटना की खूबसूरती में 4 चांद लगा देगी। जब पटना शहर के 5800 वर्ग फुट एरिया में ये स्मार्ट 3D पेंटिंग की जाएगी। इसी के साथ शहर के 40 जगहों पर ई टॉयलेट बनाए जाने की तैयारी भी हो रही है। इसके लिए 4 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च होंगे। इस ई टॉयलेट की सुविधा से शहर के लोगों को परेशानी कम होगी। दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान संगठन केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने के लिए फिर से तैयार हैं। लेकिन ये बातचीत नए कृषि कानूनों को वापस लेने पर होगी। उन्होंने कहा है कि मांगे पूरी होने से पहले किसानों के प्रदर्शन स्थल से हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। राकेश टिकैत ने कहा है कि जब सरकार बात करना चाहेगी, संयुक्त किसान मोर्चा बात करेगा। उन्होंने कहा है कि लेकिन बातचीत केंद्र के नए कृषि कानूनों को वापस लेने पर ही होनी चाहिए। दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों को हो रही समस्याओं पर खुद संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सोमवार को हुई सुनवाई में हल्फनामा दाखिल करने में हुई देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा है कि आपको सुनवाई के एक दिन पहले हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन आपने अभी इसे किया है। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के रजिस्ट्रेशन की धीमी प्रक्रिया को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार मजदूर और प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो उन्हें योजनाओं का फायदा नहीं मिल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी कामगारों को सरकार के पास जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार मजदूरों के पास जाएं और उनका रजिस्ट्रेशन करें। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,